कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स को कंप्लीट कर दिया है। केमिकल काइनेटिक्स में हमने अभी तक बच्चों पढ़ा है, अभी तक पढ़ा क्या है, मतलब चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। मैं सबसे पहले आपको एक ब्रीफ रिवीजन दूंगा केमिकल काइनेटिक्स का। इसके बाद फिर हम अब अपने अपने अगले चैप्टर यानी कि सॉल्यूशन पे आगे बढ़ेंगे। आज बच्चों हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। फिर हमने देखा रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए हमें अलग अलग लॉज दिए गए। अब रेट को निकालने के लिए जो लॉ दिया गया उसे कहा जाता है रेट लॉ। रेट लॉ क्या था, R इज इक्वल्स टू के ए की पावर x और b की पावर y। रेट लॉ के बाद हमने पढ़ा था बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कुछ फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने थे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी कुछ फॉर्मूले थे जो आपको ध्यान रखने थे प्यारे बच्चों। और वो क्या थे, तो एक फॉर्मूला था K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 A अपॉन A माइनस एक्स। और दूसरा फॉर्मूला था टी हाफ का 0.693 अपॉन में K। तो आपको ये दो फॉर्मूले बेसिकली याद रखने थे प्यारे बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट से, जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दो एग्जांपल्स आपको याद रखने थे। एक था आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम और दूसरा आपका था इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम और इसके बाद था आपका प्यारे बच्चों इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसके बाद हमने पढ़ा कॉलिजन थ्योरी, जिसमें हमें समझाया गया था कॉलिजन के बारे में, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन इन यूनिट सेंटीमीटर क्यूब इन यूनिट सेकेंड, यानी हर एक सेकेंड में हर एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर टोटल जितने कॉलिजन्स होते हैं हर एक सेकेंड के अंदर, हर एक सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर टोटल जितने कॉलिजन्स होते हैं प्यारे बच्चों, उसे कहा जाता है कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी आपका बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी आपकी होती है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। इसके बाद हमने दो ग्राफ देखे थे जिसमें आपको समझाया था एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। क्या होता है एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और क्या होता है डेल्टा एच। फिर डेल्टा एच का एक फॉर्मूला भी आया था, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ई ए एफ माइनस ई ए बी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसके बाद प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि कैसे टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर, कैसे टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर रेट कांस्टेंट पे फर्क पड़ता है। कैसे टेम्परेचर को ऑल्टर करने पर प्यारे बच्चों, टेम्परेचर को बढ़ाने पर या टेम्परेचर को घटाने पर कैसे रेट कांस्टेंट में बदलाव आता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसी बात को समझाने के लिए हमने एक टर्म को डिफाइन किया था जिसे कहा गया था टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी कि म्यू। तो म्यू क्या था, म्यू था दो रेट कांस्टेंट का रेशो जो दो अलग अलग टेम्परेचर पर नापे गए थे और जिनके बीच में डिफरेंस था 10 डिग्री सेल्सियस का। म्यू क्या होता है, म्यू होता है रेट कांस्टेंट का रेशो दो अलग अलग टेम्परेचर पे, और उन टेम्परेचर्स के बीच में जो डिफरेंस होता है प्यारे बच्चों वो था 10 डिग्री सेल्सियस का। इसके बाद हमने देखा था कि सवाल जिस पे पूछा जाता है वो था कि आपको कहेगा कि दो रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में रेशो बताओ।
R2/R1। दो रेट कांस्टेंट के बीच में रेशो बताओ, K2/K1। तो चाहे R2/R1 हो या K2/K1 हो, वो दोनों ही बराबर होते हैं म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। वो दोनों ही बराबर होते हैं प्यारे बच्चों म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10, म्यू डेल्टा टी अपॉन में 10। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर म्यू की वैल्यू सवाल में नहीं दी जाती है तो आप मान के चलोगे कि जो म्यू है वो कितना है, 2 है। अगर म्यू की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती है प्यारे बच्चों, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो म्यू है वो कितना है, 2 है। जो म्यू है आपके पास वो कितना है प्यारे बच्चों, वो 2 है। अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ होता है, इनिशियल टेम्परेचर अगर गिवन नहीं होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो इनिशियल टेम्परेचर होगा वो रूम टेम्परेचर होगा, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था अर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। अर्हेनियस इक्वेशन क्या था? तो अर्हेनियस इक्वेशन था क्या था? का था मतलब k इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी, जहां पे k था रेट कांस्टेंट, a था अर्हेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और जो e की पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी है इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा जाता है। e की पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी वाला जो ये फैक्टर होता है इसे बोल्ट्जमैन फैक्टर कहा जाता है। और जो ई होता है प्यारे बच्चों, उस ई को कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। याद है कोलिजन थ्योरी में आपको समझाया था कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required by the reactant to convert into the product is called activation energy। यहाँ पे जो R होता है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे जो R होता है प्यारे बच्चों वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की 3 वैल्यूज याद करनी थी, यूनिट के साथ याद करनी थी, एंड आई होप कि तुम याद करके आए होगे। R की तुम सभी को 3 वैल्यूज याद करके आने के लिए कही गई थी। क्या आप याद करके आए हो? तो बताओ कि R की वो वैल्यू जो मोल पर लीटर पर सेकंड में होती है। बिल्कुल ठीक जवाब प्यारे बच्चों। R की वो वैल्यू जो मोल पर लीटर पर सेकंड में होती है वो 8.314 होती है। यानी R की एक वैल्यू होती है 8.314 मोल पर लीटर। R की एक वैल्यू होती है 8.314 मोल पर लीटर। R की एक वैल्यू होती है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। और R की एक और वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। R की एक और वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। इसके बाद K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आई टी पे हमने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, जिसमें से एक फॉर्मूला जो तुमको याद रखना था वो था log K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है log K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहाँ पे हमारा अर्हेनियस इक्वेशन का भी कॉन्सेप्ट मोटा माटी खत्म होता है। और इसके बाद लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए गए थे, जिसमें से एक था पैरेलल रिएक्शन। याद होगा आपको कि
कि पैरेलल रिएक्शन में ए से एक ए था आपके पास एक ए था और ए से आपके पास बन रहा था बी, और इस पाथ का कुछ रेट कांस्टेंट था K1। आपके पास ए है और इसी ए से कुछ सी भी बन रहा था, और इस वाले पाथ का जो रेट कांस्टेंट था प्यारे बच्चों वो था K2। इसी को कहा जाता है पैरेलल रिएक्शन। पैरेलली दो रिएक्शन जब चल रहे होते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से, पैरेलली जब दो रिएक्शन चल रहे होते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट से, तो इसे कहा जाता है पैरेलल रिएक्शन। इसके अंदर आपसे पूछा जाता है मेनली परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बी। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बी को निकालने का क्या फॉर्मूला था? जब बी का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछेगा तो इसका फॉर्मूला था बी का जो के है K1 नीचे टोटल K1 प्लस K2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर C का परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछे तो इसका फॉर्मूला है C का जो K है K2 नीचे टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। ये था आपका बच्चों पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन के बाद आपके पास एक आया था रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद जो तीसरी तरह की रिएक्शन थी वो थी आपकी कंसेक्यूटिव रिएक्शन। मेनली जो सवाल देखा गया है, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये इस टॉपिक का नाम क्या था? अगर आपको याद हो तो इस टॉपिक का नाम मैंने डलवाया था सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो इस टॉपिक में जो मेनली सवाल जो रेयरली देखा गया है वो इसके ऊपर देखा गया है। आपसे पूछा जाता है बताओ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ बी बताओ या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सी बताओ। और ये भी कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन इसे कहा जाता है, और इसमें कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, ए से बना बी, बी से बना सी, इसको कहा जाता है कंसेक्यूटिव रिएक्शन। तो बच्चों अभी तक हमने हमारा जो भी सफर स्टार्ट हुआ है, हमारी जो भी जर्नी स्टार्ट हुई है, इस प्यारी सी जर्नी में अभी तक हमने यहाँ तक चीज़ों को पढ़ लिया है, यहाँ तक जो है चीज़ों को हमने समझ लिया है। अब आज हम एक और बहुत ही प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक बहुत ही न्यारा सा प्यारा सा सुंदर सा चैप्टर, और इसको मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। आप भी कहोगे कि अरे सर पढ़ाया तो पूरा ही पढ़ा दिया। बच्चों आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है। ठीक, इस चैप्टर को क्या है, लेंथी तरीके से मत पढ़ना, मतलब इसको जैसे मैं समझाऊंगा ना, जितना मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊंगा बस उतना ही आप पढ़ना, उतना ही आपके काम आएगा। हर एक तरह का सवाल भी आपको करवाया जाएगा, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं वो सारी ही वैरायटी आपको करवाई जाएगी। उससे बाहर ना तो कभी आया है ना तो कभी आएगा। बस आप यहां से वहां भटकना नहीं, आपका सारा फोकस यही होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये बच्चों को लेंथी लगता है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं लगता है, थोड़ा बहुत मुश्किल भी लगता है, लेकिन इन जनरल ये चैप्टर बच्चों को बहुत लेंथी लगता है। तो इस चैप्टर को एक्चुअली में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो
तो सबसे पहले ये देख लो कि उस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक, अब किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर हमें एक रोड मैप पता हो, हमें रास्ता पता हो कि अच्छा इस रास्ते पे सबसे पहले एक पेट्रोल टंकी आएगी, इसके बाद एक किराने की शॉप आएगी, फिर ये शॉप आएगी, फिर ये, अगर वो रास्ता हमें पूरा पता होता है तो उस रास्ते पे चलने में भी आनंद आता है और उस रास्ते को चलना भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक ओवरव्यू देखेंगे। क्या इतना बड़ा कैमरे के अंदर क्लियर है या इससे भी बड़ा लिखना है? आई थिंक इतना बड़ा जो है क्लियर है। तो बच्चों आज जो हम प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन का मतलब कुछ मिला हुआ है ना, जैसे आप नमक लेते हो, नमक को पानी के अंदर डाल के उसको घोर देते हो। आप नमक लेते हो, नमक को पानी के अंदर डालते हो, उसके बाद उसको घोर देते हो, तो कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन होता क्या है, तो कहते हैं कि सॉल्यूशन होता है मिक्सचर। सॉल्यूशन होता है मिक्सचर, ठीक बात है। तो सर अगर सॉल्यूशन मिक्सचर होता है तो इसको मिक्सचर ही बोलो, इन दोनों में अंतर क्या है? अब देखो सॉल्यूशन होता है मिक्सचर, लेकिन कहते हैं कि ये होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस शब्द का क्या मतलब है, आओ समझाता हूं। बच्चों सॉल्यूशन होता है मिक्सचर दो या दो से अधिक चीजों का, या तो तुम दो चीजें लो या उससे ज्यादा चीजें लेके उसका एक मिक्सचर बनाओ, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। इन जनरल हमें जो सॉल्यूशन पढ़ने होते हैं वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक वो चीज होती है, एक वो सब्सटेंस होता है जो अमाउंट में ज्यादा होता है। ठीक, सॉल्यूशन मेनली हमको जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है वो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा। हमें जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है प्यारे बच्चों, वो सॉल्यूशन मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा। एक कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है इसको कहा जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसको कहा जाता है बच्चों सॉल्वेंट। और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। एक बार फिर से दोहराता हूं कि जो सॉल्यूशन होते हैं वो दो या दो से अधिक चीजों के मिलने पर बनता है। ठीक, लेकिन हमें जिस सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है वो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा। अब वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है प्यारे बच्चों उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। तो यही दो कंपोनेंट मिलते हैं और मिलके आपका बनाते हैं मिलके आपका बनाते हैं सॉल्यूशन। अब देखो ये जो आपके पास सॉल्यूशन है, मैं इसका ये वाला पार्ट लेके स्टडी करता हूं। ठीक, इसे बोल दिया पार्ट नंबर 1, और इसका मैं ये वाला पार्ट लेके स्टडी करता हूं, इसको बोल दिया पार्ट नंबर 2। जितनी जगह यहां पे लेके स्टडी कर रहा हूं उतनी ही जगह यहां पे लेके स्टडी कर रहा हूं।
मैंने कहा ये है आपका बन गया है सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के दो अलग अलग जगह पे मैंने हिस्से काटे और उस हिस्सों को मैं अब स्टडी करूंगा। तो देखो क्या देखने को मिलता है कि अगर इस पहले वाले पार्ट के अंदर मुझे 3 मॉलिक्यूल देखने को मिले, अगर इस पहले वाले पार्ट के अंदर हमें 3 मॉलिक्यूल्स देखने को मिले, तो ये जो दूसरा वाला पार्ट है ना, इसके अंदर भी हमें 3 ही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। इसी को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब है एक जैसा, होमो का मतलब एक जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, यानी सॉल्यूशन के किसी एक हिस्से में अगर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो अगर सॉल्यूशन के किसी दूसरे हिस्से में उतनी ही जगह पे देखोगे तो वहां पे भी आपको 2 ही मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। सॉल्यूशन क्या होता है प्यारे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। हमें जिस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है उसमें मेनली हमें 2 ही कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सॉल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि जो सॉल्वेंट है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉल्यूट है प्यारे बच्चों उसे रिप्रेजेंट किया जाता है तुम्हारा बी से। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ऐसे सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बने हुए होते हैं उन्हें बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। ऐसे सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बने हुए होते हैं बच्चों, उन्हें कहा जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आपको सॉल्वेंट मैंने बताया कि वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, और वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है क्या, सॉल्यूट। वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहा जाता है, और वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम होता है उसे सॉल्यूट कहा जाता है। अब अगर सॉल्वेंट नहीं बताया होता क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन के अंदर सॉल्वेंट आपको नहीं बताता है, ठीक, सवाल दिया हुआ है लेकिन सॉल्वेंट नहीं बताया है कि क्या है, तो हम मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट आपका होगा क्या, पानी। पानी रे पानी तेरा रूप कैसा। अगर नहीं दिया हुआ है सवाल के अंदर कि सॉल्वेंट क्या है, तो तुम मान के चलना कि सॉल्वेंट
पानी है। सॉल्वेंट क्या है? पानी है बच्चों। तो अभी तक देखो हमने यही पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का। हमें जिस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा, जिसे कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। वो कंपोनेंट, वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा होता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट, और वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम होता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ होता, सवाल के अंदर अगर सॉल्वेंट नहीं दिया हुआ होता है तो हम एज्यूम करते हैं कि वो क्या होगा? पानी होगा। और होमोजेनियस शब्द का मतलब मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की गई है। पूछता है क्या? नहीं, नहीं पूछता है, लेकिन हमें थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा हमारे नैन चक्षु हैं वो देख ले इस चीज को, और जो हमारी बुद्धि है जो कुछ बच्चों के घुटने में होती है, तो वो भी इस बात को समझ ले कि होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो किस तरह के, किसे कहा जाता है। ठीक, तो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर, सही बात है, लेकिन सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, ये और अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। तो बोलो राधे राधे। अब मैंने आपको ये समझाया कि सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक, चैप्टर का फील आ गया है कि भाई कुछ इस तरह की चीजों के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, जिसमें एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट, एक होगा सॉल्वेंट और एक होगा सॉल्यूट, दोनों मिलके बनाएंगे सॉल्यूशन। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखो मैं तुम्हें एक ब्रीफ पैटर्न यहाँ एक चार्ट बनाऊंगा कि एक्चुअली में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजों को स्टडी करना है। सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर हमें किन किन चीजों को स्टडी करना है, आइए समझते हैं। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले तो आप समझते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन वही जो इससे पहले वाले पूरे बोर्ड पे तुम्हें समझाया था। इसके बाद आता है बच्चों सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स, अब देखो इसका क्या मतलब होता है। तुम्हें अभी बताया कि जिन सॉल्यूशंस को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो दो ही कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होगा। वो कंपोनेंट जो अमाउंट में ज्यादा होगा उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और वो कंपोनेंट जो अमाउंट में कम होगा उसे कहते हैं सॉल्यूट। ठीक, अब कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है, कंसंट्रेशन टर्म हमें क्या बताएगी, देखो इसकी जरूरत क्या पड़ी। अब मान लो मैं तुमसे पूछूं कि कितना सॉल्यूट है, कोई सॉल्यूशन मैं तुम्हें पकड़ा दूं, कोई सॉल्यूशन मैं तुम्हें किसी बीकर के अंदर सॉल्यूशन भर के तुम्हें पकड़ा दिया। अब मैं तुमसे पूछूं बेटा बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है सॉल्वेंट की तुलना में, यानी रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट, यानी एक दूसरे की तुलना में सॉल्यूट कितना है, या मैं पूछूं कि बताओ सॉल्वेंट कितना है सॉल्यूट की तुलना में, तो यही सारी बातें बताने के लिए आता है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन ऑफ टर्म आपका बताता है बेसिकली अमाउंट बताता है, अमाउंट बताता है, या कहे रिलेटिव अमाउंट बताता है। रिलेटिव का मतलब समझे, मतलब तुलना में, इसका अमाउंट इसकी तुलना में पूछ लिया मैंने कि बताओ 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है। मैंने कहा कि बेटा बताओ 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितना, मैंने ये नहीं पूछा है कि पूरे सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, मैंने पूछा 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम यानी 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है। इसे कहा जाता है रिलेटिव अमाउंट, यानी किसी की तुलना में। तो कंसंट्रेशन टर्म्स हमें बताता है, अमाउंट बताता है किसका, किसका, इसका, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर। ठीक, बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए। इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे कहां, पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, हम समझेंगे पार्शियल प्रेशर के बारे में, यानी इसमें क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन, देखो जैसे कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको नीचे से तुमने गर्म कर दिया तो पानी भाप बन के उड़ेगा। तो ये जो भाप है ये इस वॉल के ऊपर क्या एक प्रेशर लगाएगी, ये जो भाप ऊपर की तरफ जा रही है, क्या ये भाप इस वॉल के ऊपर एक प्रेशर लगाएगी, उसी प्रेशर को कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। तो इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पार्शियल प्रेशर के बाद आएगा तुम्हारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरह की होंगी। एक होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होगा फ्रीजिंग इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहला होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, और चौथा होगा तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद पढ़ेंगे प्यारे बच्चों एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव, कोलगेट नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे ये और ये एक ही है। इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको समझाऊंगा। एक छोटा सा फैक्टर आता है आई नाम का, आई को कहा जाता है वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर बस यहाँ पे ऐड हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, जो यहाँ वही यहाँ, बस एक एबनॉर्मल यानी कि आई ऐड हो जाता है। आगे बढ़ो, फिर हम पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल चीजें है ना, जैसे शर्मा जी का बेटा हमारे लिए तो आइडियल ही होता है, पापा जी के लिए, हमारे जो पिताजी होते हैं उनके लिए तो शर्मा जी का बेटा आइडियल ही होता है, क्योंकि वो हर चीज में टॉप होता है। बस आइडियल चीजें वो होती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मतलब आइडियल अगर बोल दिया ना कोई चीज आइडियल है तो इसका मतलब वो रियल में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। आइडियल चीज वो होती है ना प्यारे बच्चों, जो सारे नियम को फॉलो करे,
सिंपल वर्ड में अगर मैं बताऊं तो आइडियल चीज वो है जो सारे ही नियम्स को क्या करे। आइडियल चीज वो होती है जो सारे ही नियम्स को फॉलो करे। तो क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है, तुम खुद सोचो, क्या कोई ऐसी चीज पॉसिबल है जो सारे ही नियमों को फॉलो करे। तुम कहोगे सर मैं हूं ना, तो बेटा तुम तो हो एक अलग तरह के आइडियल हो तुम। इस आइडियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, और हायर लेवल के और थोड़ा लोअर लेवल के आइडियलिटी की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आइडियल चीजें ऐसी चीजें होती हैं जो सारे ही कंसंट्रेशन पे, सारे ही टेम्परेचर पे, सारे रूल्स को फॉलो करती हैं, और ऐसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आइडियल चीजें नॉन रियलिस्टिक होती हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एक्चुअल में जो देखने को मिलता है वो होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके बाद पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक तुम्हारे पास आएगा हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, ठीक है। तो इतनी चीजें हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होता है। और चलिए, जिसमें से पहले टॉपिक को प्यारे बच्चों हम कवर कर चुके हैं ना, ये वाला जो टॉपिक है आपका, ये वाला जो आपका टॉपिक है इसे हम कवर कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से। अच्छा, लास्ट चैप्टर को जो है तुम लोग रिवाइज कर रहे होगे। लास्ट चैप्टर के अंदर जो चीज बची हुई है वो है तुम्हारी फॉर्मूला, सॉरी, क्वेश्चन का जो लेक्चर है, 2 लेक्चर जो क्वेश्चन के बचे हुए हैं लास्ट में, वो तुम्हारे बचे हुए हैं बच्चों। वो लेक्चर मैंने कहा था कि सॉल्यूशन का 5वां लेक्चर आते आते तक तुम्हारा वो जो 2 लेक्चर है मैं ड्रॉप कर दूंगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सबसे बढ़िया रहेगा कि केमिकल काइनेटिक्स में जितना तुम्हें पढ़ाया गया है ना, उतना जो है एक बार और लिख लो उसको, एक बार और रफ कॉपी में रफ हैंड से सारे नोट डाउन कर लो चीजों को, फिर उसको एक बार रीड करो। मतलब एक साथ नहीं करना है, जैसे एक बार तुमने सब कुछ लिख लिया, ठीक है, सब लिख लिया सर, अब इसके बाद तुम अपना मौज करो, जो तुम्हें करना है करो, कुछ और पढ़ना है पढ़ो। इसके बाद उसको ना थोड़ी देर बाद या जब भी तुम दोबारा स्टडी करने बैठना इसको, तो उसको एक बार रीड करना, ठीक। 2 बार रिवीजन हो गई। अब तीसरी बार जब तुम करोगे, उसके बाद भी लगातार नहीं, कुछ ब्रेक ले लेना उसके बाद। अब तीसरी बार जब तुम बच्चों करोगे ना उसे, तो तुम्हें क्या करना है कि जो फॉर्मूलाज हैं उस फॉर्मूला को रटना है। क्या करना है? फॉर्मूला को घोट जाना है, उसको रट लेना है, उसको रट लेना है, उसको एकदम रट लेना है, और उसको एकदम रट लेना है प्यारे बच्चों। कितने टाइम का लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है? 40 मिनट हो गए हैं। आओ थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, और थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते हैं ताकि अच्छा खासा और कवर हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो सब्सटेंस जो अमाउंट में ज्यादा था, बताओ उसे क्या कहा गया था? ठीक जवाब प्यारे बच्चों, उसे कहा गया था सॉल्वेंट। और वो सब्सटेंस जो अमाउंट में कम था, सॉल्यूट, उसे कहा गया था सॉल्यूट, ठीक। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, क्या इस टॉपिक की जरूरत क्यों है? ये टॉपिक हमें ये बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर
सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रिलेटिव अमाउंट कितना है वो हमें ये टॉपिक बताता है। जैसे मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे दूंगा ना और तुमसे इसका और इसका रिलेटिव अमाउंट पूछूंगा, रिलेटिव का मतलब तो क्लियर होगा ना, तुम यही समझो कि इसका अमाउंट पूछूंगा, ठीक, कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो ये दोनों ही इन दोनों ही बातों को बताने में हमें मदद करता है ये टॉपिक जिसका नाम है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों, it represent the relative amount of solute and solvent in solution. It represent the relative amount of solute and solvent in solution। यानी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो रिलेटिव अमाउंट है वो हमें इस टॉपिक की मदद से पता लगता है। अब कंसंट्रेशन को नापने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट है और कितना सॉल्यूट है ये बताने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, यानी अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। आओ देखते हैं एक एक करके, हर एक कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। बच्चों सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है इसी बात को बताने के लिए हमारे पास अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, कई सारे कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, जिनमें से पहला है परसेंटेज बाय मास। परसेंटेज बाय मास यानी W बाय W, ठीक। परसेंटेज बाय मास यानी W बाय W। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट। देखो W का मतलब है मास, W का मतलब क्या होता है, देखो दो बातें याद रखना। W का मतलब होता है गिवन मास, W का मतलब होता है गिवन मास, यानी सवाल के अंदर दिया होता है 75 ग्राम नेफ्थलीन, तो यहाँ पे जो 75 ग्राम है वो होता है तुम्हारा W। W मतलब गिवन मास, सवाल के अंदर दिया होता है। एक होता है तुम्हारा मोलर मास M, मोलर मास हमें पता होता है, आपने सीखा होगा मॉलिक्यूलर मास निकालना। जैसे अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं तो मैं जानता हूं कि दो हाइड्रोजन है तो लिखा दो, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है एक, प्लस ऑक्सीजन एक है तो ये लिखा एक, और एक ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है तुम्हारा 16 तो यहाँ लिखा 16। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18। ये होता है तुम्हारा मोलर मास। किसका मोलर मास है, ये पानी का, ठीक। तो मोलर मास तुम पढ़ के भी आए हो, तुम्हें पता होगा बच्चों, बहुत बेसिक सी बात है। मोलर मास तो पता ही होगा, तुम्हें निकालना सीखा होगा 11th क्लास के अंदर, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो जो है बेटा, फिर बेटा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इस पे, मौज काटो।
W का मतलब होता है गिवन मास और M का मतलब होता है मोलर मास। ठीक है, तो मैं बता रहा था परसेंटेज बाय मास या W बाय W, इसका फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला होता है बच्चों W सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का मास रखना, उसको डिवाइड कर देना सॉल्यूशन के मास से और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। इसे कहा जाता है परसेंटेज बाय मास। अब देखो सवाल के अंदर कैसे दिया होता है। सवाल के अंदर लिखा होगा जैसे मान लो 15% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन, ऐसे लिखा होगा देखो सवाल के अंदर 15% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन। 15% W देखो स्पेसिफाई कर देगा कि 15% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखो इसे रीड कैसे करते हैं बच्चों। देखो पहले W है मतलब मास है, पहले मास आएगा, और दोबारा भी W है तो इसका मतलब दोबारा भी मास ही है, तो दोबारा जो लिखूंगा ना, पहले जो लिखूंगा वो भी मास ही होगा और दोबारा भी तुम्हारे पास क्या होगा, मास ही होगा। आप देखो ध्यान से देखो इसका मतलब क्या होता है। अब जो बताऊंगा इसे सीख लेना, ये सवाल में आता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है 15% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है तुम्हारे पास ये जो दिया गया है इसे लिखो, लिखो यहाँ 15 ग्राम, ठीक, H2SO4 इन, अब ये बताओ परसेंटेज टोटल कितना होता है। तो सर टोटल परसेंटेज तो 100 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम, पहले भी मास है W है और दोबारा भी देखो W है, ठीक। तो 15 ग्राम सीधा लिखा 15 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है। पता लग गया। अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट है, तो तुम कहोगे इतना सॉल्यूट है। तो यानी परसेंटेज W बाय W में सवालों में ऐसे पूछता है कि 15% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन। सवाल जो है इसी पैटर्न में आएगा, सवाल में लिखा होगा 15% W बाय W H2SO4 सॉल्यूशन। इसको रीड कैसे करते हैं, इसे रीड करते हैं सिंपल। दोबारा सुनो, 15% है बिल्कुल, तो लिख दिया 15 ग्राम H2SO4 इन, परसेंटेज तो 100 ही होता है टोटल, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन। बस ये याद रखना कि पहले जो लिखा है सॉल्यूट का अमाउंट लिखा होता है और ये टोटल सॉल्यूशन की बात होती है, दूसरा जो लिखा होता है वो क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये याद रखना बच्चों कि ये सॉल्यूशन की बात हो रही है। महानुभव यहाँ पे सॉल्वेंट मत कर देना वरना पूरा सवाल तुम्हारा गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारी बात है कि 15 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन, 15 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है तुम्हारा किसमें, 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट W बाय W, या परसेंटेज बाय मास कहेगा या कहेगा परसेंटेज W बाय W। इसका फॉर्मूला होता है W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक। W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमने बहुत ही प्यार से परसेंटेज बाय मास कंप्लीट किया है, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज W बाय W। अब आता है बच्चों परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय
वॉल्यूम, यानी कि V बाय V। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी वही सेम पैटर्न में होगा, बस अब यहाँ पे V है तो पहले V होगा, नीचे भी देखो V है। पहले होता है सॉल्यूट, फिर होता है सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, यानी V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100, V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब सवाल देखते हैं कैसे पूछता है। सवाल में सिंपल लिखेगा 20%, 20% V बाय V NaOH सॉल्यूशन, 20% V बाय V NaOH सॉल्यूशन, 20% V बाय V NaOH सॉल्यूशन। अब देखो इसे करते कैसे हैं प्यारे बच्चों, सेम पैटर्न रहेगा, पहले V है तो वॉल्यूम फिर वॉल्यूम। ठीक, ये देखो सीधा 20 तो लिखोगे 20 ml। सर यहाँ तो ग्राम वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम तो ml में होता है ना प्यारे बच्चों, तो ध्यान से ये देख लो ये किसमें दिया हुआ है। अगर मास W बाय W लिखा होता तो ग्राम ग्राम लिखता, यहाँ V बाय V है तो पहले भी वॉल्यूम है बाद में भी वॉल्यूम है, तो 20 ml NaOH है आपके पास इन, अब परसेंटेज टोटल 100 में ही होता है, इन 100 ml सॉल्यूशन। इस वाली चीज को जो है थोड़ा सा तुम सीखो, ये सवाल में आता है, ये वाली चीज लिखा होगा 20% V बाय V NaOH सॉल्यूशन, तो इसे रीड किया जाता है, क्योंकि देखो V बाय V है तो थोड़ा ध्यान रखना कि W बाय W लिखा है कि V बाय V लिखा है। अगर V है तो पहले भी ml आएगा बाद में भी ml ही आएगा, मतलब दोनों तरफ क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। और अगर W बाय W लिखा हुआ होता तो आप इस बात का ध्यान रखते कि पहले भी मास आता और बाद में भी मास आता, और यहाँ पे सॉल्यूट आता है, यानी जो यहाँ लिखा होगा जो भी चीज होगी यहाँ, और बाद में आता है क्या, सॉल्यूशन। कुछ बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है। मैंने तो इसको ऐसे याद किया है बस। ठीक, मतलब पहले आता है बी, अभी बताया था ना, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी यानी कि सॉल्यूट और एस मतलब सॉल्यूशन, सॉल्वेंट थोड़ी, सॉल्वेंट को तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज याद कर लो कि सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करना, सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, बाकी अपना अपना तरीका होता है। तो यहां पे हमने कंप्लीट किया है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अभी तक हमने बच्चों दो चीजें कंप्लीट करी हैं, एक है परसेंटेज बाय मास W बाय W, और परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V। परसेंटेज बाय मास W बाय W और परसेंटेज बाय वॉल्यूम V बाय V। अब तीसरी चीज आती है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। क्या बोल दिए सर, क्या बोल दिए सर, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी W बाय V। सिंपल वही है, सेम ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। परसेंटेज बाय परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला बोलो। देखो पहले W है, W, V V V, W सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये होता है तुम्हारा क्या, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। अब जैसा कि सबने बताया कि सवालों के अंदर ऐसे तो पूछा नहीं जाता है, सवाल के अंदर लिखेगा जैसे कि 10% W/V HCl सोल्यूशन, 10% W/V HCl सॉल्यूशन। अब इसे रीड कैसे करते हैं, बिल्कुल ठीक आप समझ रहे हो, पहले मास है फिर वॉल्यूम है, तो सीधा लिखना 10 ग्राम HCl, 10 ग्राम HCl इन, बिल्कुल ठीक बात है, परसेंटेज तो मैक्सिमम 100 में होता है, तो इन 100 ml सोल्यूशन, 10 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन, 10 ग्राम HCl इन 100 ml सॉल्यूशन। अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स के मान लो अगर तुम्हें कोई सवाल वाल मिलते हैं, आपके पास कोई रिफ्रेशर है या किसी किसी भी एडिशन की किसी भी किताब की अगर आप मदद ले रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आप उसके अंदर से जो है सवाल जो है लगा सकते हैं। अच्छा, कोई भी डाउट आता है, किसी भी सवाल को लेकर कोई भी डाउट आता है, वैसे तो वी आर वर्किंग ऑन दी वेबसाइट, ठीक, फ्यूचर में हम ऐप के ऊपर भी काम करेंगे, लेकिन अभी हम वेबसाइट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपके रियल टाइम डाउट लिए जाए। कम्युनिटी पोस्ट शायद जो पहला किया था या फर्स्ट या सेकंड में आपको ये बात बताई गई थी कि रियल टाइम डाउट सॉल्विंग के लिए जो है कमिंग सून, जल्द ही वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है आपके पास बेस्ट मेथड है कि आप जो है कमेंट्स करें, जो भी डाउट आपके पास है उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में जाके, और मैं जो है जल्द से जल्द उस डाउट को क्या, मैं जल्द से जल्द क्या, मैं जो है आपको उसका जो सॉल्यूशन है, आपका जो डाउट है उसे मैं सॉल्व कर दूंगा, या जो टीम है वो आपको सॉल्व उसको कर देगी। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे, युद्ध हो। कैसे था वो, हाँ, रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। अब कुछ सवाल करते हैं, मैं कुछ सवाल लेकर आया हूं। ज्यादा सवाल तो बच्चों देखो लेक्चर के दौरान मैं नहीं करवाऊंगा, जो मेन लेक्चर है उस पर जो मेरा मेन फोकस जो रहने वाला है वो केवल रहेगा तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को मैं समझा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों तुम्हें मैं समझा पाऊँ, बस इस चीज़ पे मेरा मेन फोकस रहेगा। हालांकि कुछ सवाल जो है हम ट्राई करेंगे कि लेक्चर के दौरान भी किए जाए, लेकिन जो मेन लेक्चर जो सवाल होंगे मेन वाले, मतलब सारे ही सवाल लगभग हम करेंगे, जो लेक्चर हम लेंगे स्पेशली फॉर क्वेश्चन लेक्चर, उसमें हम जो है सारे सवालों को करेंगे। आओ पहले सवाल लिख देता हूँ, इसके बाद जो है मैं तुम्हें बताता हूँ सवाल है क्या। बोर्ड भाई टिक जा यहीं, सवाल तो हो सके आप साथ ही साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। सवाल है बच्चों, 5 ग्राम नैप्थेलिन, 5 ग्राम नैप्थेलिन is mixed with 75 gram benzene is
मिक्स्ड विद is mixed with 75 gram बेंजीन। बेंजीन मतलब C6H6। अच्छा देखो, बेंजीन से याद आया कि बच्चों ऑर्गेनिक में मैं ही पढ़ाऊंगा तुम्हें, और ऑर्गेनिक पूरी ऑर्गेनिक एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अराइल हलाइड अल्काइल हलाइड अल्काइल हलाइड मेनली अल्काइल हलाइड। इसके बाद आता है अमीन, और फिर आता है अमीन नहीं, एक टॉपिक है नाइट्रो 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 एल्केन या नाइट्रो एल्केन जिसमें RNO2 आता है। ये सब भी मैं ही पढ़ाऊंगा। और जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाऊंगा ना मैं, तो याद रखना जो पहला लेक्चर होगा वही कंप्लीट ऑर्गेनिक है। क्या बोला है मैंने? जो पहला लेक्चर लूंगा, और पहले लेक्चर के भी जो आधा घंटा होगा स्टार्टिंग का, वही तुम्हारा कंप्लीट ऑर्गेनिक होगा। कोई भी सवाल जो होगा वो उसी आधे घंटे से बनेगा तुम्हारा। तो जब ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाऊंगा मैं, तब भी तुम्हें बताऊंगा कि बच्चों जो ये आधा घंटा मैं समझा रहा हूँ ना, जो ट्रिक बताने वाला हूँ, एल्केन एल्कीन एल्काइन एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे था साइक्लिक वाले, मतलब मैं ट्रिक मेरे बना रखी है मैंने, ट्रिक बहुत अच्छी। तो जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा तो पहले लेक्चर का जो आधा घंटा है उसे तो इस तरह से सुनना कि मतलब मान लेना कि वही जो है जीवन है, बस वही आधे घंटे जीवन है बस। 75 ग्राम C6H6 यानी 5 ग्राम नेप्थलीन इज मिक्स्ड विद 75 ग्राम C6H6, देन कैलकुलेट। Then calculate percentage by mass of naphthalene, percentage by mass of naphthalene in its solution। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देख लो। 5 ग्राम नेप्थलीन को मिलाया है 75 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो हमसे पूछा है परसेंटेज W/W। इसका फॉर्मूला था सिंपल, W सॉल्यूट सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। कौन सॉल्यूट? तो बताया जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है। जो 75 ग्राम और 5 ग्राम में कम कौन है? 5 ग्राम कम है सर, तो ये सॉल्यूट है तुम्हारा, तो लिखोगे 5। नीचे सॉल्यूशन, ध्यान से पढ़ना, सॉल्यूशन यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिला के होता है ना, तो सॉल्यूशन में 5 + 75 आएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो जाएगा 5/80 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे तुम सॉल्व कर लेना, यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिकली सिर्फ फॉर्मूला समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि देखो वैसे आता है सॉल्यूट सॉल्वेंट, तो पहचान ही लोगे यार, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, जो कम है वो सॉल्यूट है। ठीक, इसके बाद देखो सॉल्यूशन, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं सॉल्यूशन में ना, कई लोग जल्दीबाजी में 75 लिख देते हैं। ठीक, मैं मानता हूँ कि बच्चे समझदार हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ भी गलत हो सकता है, तो जल्दीबाजी में यहाँ 75 लिख देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। तो फिर कहते हैं कि अरे सर ये छोटे से क्वेश्चन में भी DRS हो गया, छोटे से क्वेश्चन में भी आपका क्या हो गया? DRS हो गया। तो ऐसी नौबत ना आए, जल्दीबाजी करनी नहीं चाहिए। ठीक, पहली बात जल्दी, देखो एक होती है स्पीड में करना, एक होता है जल्दीबाजी हड़बड़ा के करना, एकदम हड़बड़ा के तुम पेपर सॉल्व कर रहे हो ऐसे नहीं, शांत। तो जल्दीबाजी मत करना सवाल को लेकर, ठीक, वरना ऐसे जो छोटे मोटे सवाल होते हैं ना पिच्चू से, जो तुम्हें क्लास में लगते हैं, इसमें भी DRS हो जाता है बच्चों का। फिर घर आके DRS लेते हैं, कहते हैं कि अरे यहाँ पे तो विकेट गिरना ही नहीं था।
क्या बात है, क्या बात है, यही बात है, यही बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल भी करते हैं जल्दी से। द रिकॉर्डिंग कितने घंटे की क्लास हो गई है? 1 घंटे 5 मिनट की क्लास हो गई है। चलो एक और सवाल ये वाला कर लेते हैं, इसके बाद आपकी और हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो सवाल है कुछ ऐसा, कैसा, ऐसा, कैलकुलेट द मास ऑफ केन शुगर, कैलकुलेट द मास ऑफ cane sugar and water required to prepare required to prepare 250 ग्राम सॉल्यूशन, 250 ग्राम सॉल्यूशन of 25%, 25%, 25% W by W of cane sugar। अब देखो इस सवाल में बस देखो वही एक फॉर्मूला होता है, उसी में आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके सवाल बनते हैं। अब यहाँ तुम्हें देखो फिर परसेंटेज W बाय W की बात हो रही है, तो इसका मतलब W बाय W मल्टीप्लाई 100, W क्या सॉल्यूट, अब ये तो याद कर लेना ठीक, W पहले सॉल्यूट होता है फिर सॉल्यूशन होता है, और यहाँ आ जाता है तुम्हारे पास क्या परसेंटेज W बाय W। अब ये तुम्हें दे दिया है कितना 25, चलो ठीक है, W सॉल्यूशन देखो तुम्हें दिया हुआ है 250 ग्राम सॉल्यूशन। सवाल पढ़ लो एक बार, कैलकुलेट करना है मास केन शुगर का और पानी का, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम सॉल्यूशन, 250 ग्राम ये दिया हुआ है 250 ग्राम। अब यहाँ सॉल्यूट क्या है दिया, ये देखो सॉल्यूट केन शुगर है, सॉल्यूट क्या है पानी, सॉल्यूट नहीं होता है ठीक। इन जनरल वाटर जो होता है वो सॉल्वेंट ही होता है, क्योंकि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, तो पानी तो बहुत सारा होता है, तो पानी बहुत सारा है तो बहुत सारा है, तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट ही होता है इन जनरल। तो पानी सॉल्वेंट होता है तो ये सॉल्यूट है, यहाँ W सॉल्यूट आएगा, ये 250 तुम्हारा जाएगा यहाँ ऊपर, 100 तुम्हारा आएगा नीचे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये तुम्हारा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, और ये 5 पचे 25 का 5 2 5 दूनी 10 और 2 12 बटा 2 यानी ये 6, यानी कि ये 6, यानी कि 6 आएगा यहाँ पे, और फिर आएगा कितना 2 6 12 और 125 और 2 2 6 12, 5 2 2 4 और 2 5 10, यानी ये आ जाएगा तुम्हारा W शुगर सॉल्यूट, या W सॉल्यूट क्या है केन शुगर, और मास पूछा है केन शुगर का, तो W सॉल्यूट यानी W केन शुगर देखो तुम्हारा आ गया कितना 62.5 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास तुमने निकाल लिया है, सॉल्यूट का मास तुमने निकाल लिया है, तो बताओ सॉल्वेंट का मास यानी जो पानी है जो सॉल्वेंट है वो कितना होगा, टोटल 250 है भाई, टोटल सॉल्यूशन 250 ग्राम का है, 250 ग्राम मतलब सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो टोटल 250, इसमें से माइनस कर दो सॉल्यूट यानी 62.5, तो तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा वो होगा तुम्हारा क्या आंसर, यानी कि W सॉल्वेंट, यानी कि तुमने केन शुगर का मास भी बता दिया है जो कि आया है 62.5 ग्राम।
केन शुगर का मास भी तुमने बता दिया है जो कि आया है 62.5 ग्राम, और तुमने पानी का मास भी बता दिया है जो कि आया है 250 माइनस 62.5, 250 माइनस 62.5, यानी ये कि तुम्हारा लगभग ये आएगा, ये तुम्हारा लगभग आएगा 187 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, तुम कैलकुलेट कर लेना इसको बेटा। ये लगभग तुम्हारा शायद 187.4 या 5 के आसपास ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो यही तुम्हारा सवाल था, बहुत छोटा सा सवाल था, बहुत इजी था, इजी सा सवाल था। इन सवालों में बस ध्यान रखना होता है कि भाई सॉल्यूट है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ही तो होता है। ये दिखाया था ना, या बनाया था कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिला देते हैं सॉल्यूशन बन जाता है। बस यही बात है, यहाँ पे ध्यान रखना मेरे झुंझुनू और झुंझुनी, झुंझुनू और झुंझुनी, इन बातों को जो है ध्यान रखना, वरना एग्जाम में झुंझुना बजाते रह जाओगे दोनों। ठीक है, झुंझुनू और झुंझुनी, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको जो है याद रखना। ये सवाल तुम कहोगे कि सर, अरे सर, अरे सर, ये कैसा सवाल करवा दिया आपने। बेटा सवाल जो है ना, कोई भी सवाल आसान नहीं होता और कोई भी सवाल मुश्किल नहीं होता। बस समय खराब होता है जब सवाल गलत हो जाता है, तो मतलब वो समय जो है तुम्हारा, समय भी क्या ही खराब था, तुम्ही ने जो है गधापंती कर दी सवाल को सॉल्व करने में। तुमने कहा हम गधे हैं लेकिन हम घोड़े की तरह दौड़ेंगे, तो जो काम गधा कर देता है वो काम घोड़ा नहीं कर पाता है। तो जब गधा घोड़े की रेस में दौड़ेगा ना तो वो हार ही जाएगा। तो इससे अच्छा अगर गधे गधे हो, गधे, तो तुम गधे अगर हो, अगर तुम गधे हो तो गधे की रेस में ही दौड़ो, घोड़े की रेस में मत दौड़ो। घोड़े की रेस में मेरे प्यारे झुंझुनों और मेरे प्यारे झुंझुनी, झुंझुनी अभी नहीं आ बनाऊंगा, ये झुंझुना, झुंझुनू। ठीक है बच्चों। और हाँ, एक और बात आपने सुनी होगी कि कोविड के केसेस इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई, ये जो शहर है, यहाँ के कोविड के केसेस जो हैं वो फिर से रैपिड फायर मोड पे जा रहे हैं। तो कई सारे मीम्स बन रहे हैं कि इस बार जो है मैं और मेरा दोस्त बिना टाइम वेस्ट किए वो जो रील्स बनते थे टिकटॉक पे ऑकवर्ड से, उनमें लग जाएंगे। तो ऐसे रील्स बच्चों बनते थे, तो आई थिंक मैंने आपके साथ शेयर किया, बहुत चल रहा था। तो ठीक है झुंझुनों और झुंझुनियों, झुंझुनियों और झुंझुनों, मेरे प्यारे झुंझुनों और झुंझुनियों, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन। तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तीनों पे डायरेक्ट सवाल आता है। इन सब जो समझाया इस पर डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, डायरेक्ट नहीं पूछता है कि बताओ परसेंटेज W/W बताओ, मैंने तुम्हें W सॉल्यूट दे दिया, W सॉल्यूशन दे दिया, इनटू 100 कर दिया। नहीं, इसमें सवाल में इसको घुसाते कैसे हैं, ऐसे जैसे लिखा था ना 20% W/W H2SO4 सोल्यूशन, लिखा था ना 20% V/V H2SO4 सोल्यूशन, लिखा था ना 20% W/V। हाँ, तो ये जो टॉपिक्स यहाँ पढ़ाए हैं तुम्हें, ये सवालों के अंदर इस तरह से इंसर्ट किए जाते हैं। जो बड़े बड़े सवाल होते हैं उसके अंदर इस तरह से इंफॉर्मेशन देने के लिए, इस तरह से जो है एग्जामिनर जो है वो मनोविज्ञान के साथ तुम्हारे खेलता है। तो हमें डरना नहीं है, जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है आपने घबराना नहीं है जनाब, उसी तरह से डरना नहीं है बच्चों। ऑल्दो वी आर इंडियंस, वी आर दी वंशज ऑफ महाराणा प्रताप, शिवाजी, हम तो वैसे भी नहीं डरते हैं, तो संभाजी महाराज के बच्चे हैं बच्चों। तो इसके बाद ठीक है मोलैरिटी, मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। और फिर ना इसमें लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं, लास्ट में टॉपिक आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2।
इसके ऊपर कोई डायरेक्ट सवाल आता है? बिल्कुल आता है। बच्चों को ये टॉपिक समझ ही नहीं आता है क्या कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये जो टॉपिक बनाया गया है इसका सिग्निफिकेंस क्या है समझ नहीं पाते हैं बच्चे। इसके सवाल भी नहीं समझ पाते हैं, उसे अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और क्वेश्चन जो है ऐसे चला जाएगा, ठीक। लेकिन उस टॉपिक को मैं बहुत कंसाइजली आपके ब्रेन में जो है सेट कर दूंगा, बहुत कंसाइजली आपको पढ़ाऊंगा, आपके ब्रेन में उसे जो है, ब्रेन की जो अलमारी है ना, उस अलमारी के अंदर बिल्कुल अच्छे से इस टॉपिक को चुपत चुपत के मैं रख दूंगा। और सवाल आएगा और तुम कहोगे कि अरे सर पढ़ाए तो पूरा ही पढ़ा दिए। चलो थैंक यू बच्चों।